आप सभी को नमस्कार। मैं अमृत आप सभी का स्वागत करता हूं अमृत की पाठशाला पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक की। वो टॉपिक है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। तो आज से इस चैनल पे डेली मैं बीपीएससी का एक टॉपिक डालूंगा। वो टॉपिक हो सकता है कि हिस्ट्री का हो सकता है वो ज्योग्राफी का हो, वो पॉलिटिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैं डेली पूरा डिटेल में पहले उसके ऊपर कॉन्सेप्ट की वो कहाँ से शुरुआत हुआ, उसके पीछे कहानी क्या है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बीपीएससी एग्ज़ाम में आए हो चाहे वो यूपीपीएससी एग्ज़ाम में आए हो, उस क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जितना भी और क्वेश्चन बन सकता है सबको डिटेल एक्सप्लेन करके एक सिंगल वीडियो में डालूँगा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो उस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ पहले जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। तो आज ये हम करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? तो पहले हम लोग जानेंगे इसकी पूरी कहानी कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों आए, किसकी सहायता से आए, किस चीज़ के लिए आए। तो सब कुछ पहले जानेंगे, कॉन्सेप्ट, पूरा एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सबको डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो पहला क्या है कि जो इंडिया का ट्रेड रिलेशन है यूरोप के साथ वो कब से चला आ रहा है? वो चला आ रहा है ग्रीक्स के टाइम से। मतलब सैकड़ों साल पहले से, 500 साल 800 साल पहले से ही इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है यूरोप के साथ वो चला आ रहा है ग्रीक्स के टाइम से। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? द ट्रेड वाज कैरीड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम सेवरल रूट। क्या हम लोग ने देखा कि जो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है यूरोप के साथ वो बहुत पहले से ही ग्रीक्स के टाइम से ही चला आ रहा है। ये जो ट्रेड है यूरोप, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में बहुत पहले से चला आ रहा है अलग अलग रूट्स के ज़रिए, चाहे वो सिल्क रूट हो चाहे वो अलग कोई लैंड रूट हो, उन सभी से वो जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो पूरा कैरी किया जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एशियन पार्ट था ट्रेड का, व्यापार का जो एशियन पार्ट था जिसमें इंडिया भी शामिल था, उसको कौन करता था? उसको करता था अरब का मर्चेंट और सेलर। जो अरब का जो व्यापारी थे और जो सेलर थे वो एशियन पार्ट वाले ट्रेड को, मतलब जिसमें इंडिया भी आता था, उसका सारा जो व्यापार है वो कौन करता था? अरब मर्चेंट और सेलर्स। उसके बाद क्या हुआ? जो ओल्ड रूट था यूरोप और एशिया को, मतलब जो रूट जो एशिया और यूरोप को जोड़ता था जिसके ज़रिए व्यापार होता था, वो आ गया तुर्किस के अंदर। जो ओल्ड रूट था जहाँ से यूरोप और इंडिया के बीच में व्यापार होता था वो किसके अंडर आ गया? टर्किस के अंडर। कब आया? जब ओटोमन एम्पायर, जब टर्किस जो था, कब किया? जब ओटोमन एम्पायर एशिया पे जीत हासिल किया और कॉन्स्टेंटिनोपल को हथिया लिया, कैप्चर कर लिया। जो ओल्ड रूट था यूरोप और एशिया का वो टर्किस कंट्रोल के अंडर आ गया। कब? जब ओटोमन एम्पायर एशिया को जीत लिया और कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह था जो आज का क्या है? इस्तांबुल है। तो कब? 1453 में, 1453 में जो ओल्ड रूट्स था यूरोप और इंडिया के बीच में जहाँ से व्यापार होता था वो क्या हुआ? टर्किस कंट्रोल के अंडर आ गया। कब? जब ओटोमन एम्पायर एशिया पे जीत हासिल किया और साथ में कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज का इस्तांबुल है। कब? 1453 में। इसके बाद क्या हुआ? तो जब ये रूट को जीत लिया, जब ये ओटोमन एम्पायर एशिया में अपना पूरा हक जमा लिया, तो ये क्या किया? जो टर्किस जो था वो क्या किया? इस रूट पे जितने भी ओल्ड रूट था उस पे अपना मोनोपोली, एकाधिकार जमा लिया कि इस रूट पे कौन व्यापार करेगा, कैसे करेगा, वो सब मेरे कहने पे होगा। तो मतलब क्या किया? एक तरह से ये जितना भी ओल्ड रूट था, जितना भी ये ओल्ड रूट्स था, इन पे क्या किया? टर्किस अपना एकाधिकार मतलब मोनोपोली जमा लिया। और क्या बोला कि जो दूसरा जो यूरोपियन, जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स है, खासकर कौन सा? स्पेशली स्पेन और पोर्तुगल। तो बोला कि हम क्या करेंगे कि जब ये मेरे जो रूट है ये मेरे कंट्रोल में आ गया है, तो अभी ये क्या किया? जब कंट्रोल में आने के बाद ये जो बाकी यूरोपियन जो कंट्री था, जो
वेस्टर्न खास का जो पार्ट था यूरोप का, पोर्तुगल और ये स्पेन, इनको क्या किया, व्यापार करने से उन रूट्स पे मना कर दिया। तो इस पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंडिया का जो ट्रेड है यूरोप के साथ बहुत पहले, हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है, ग्रीक्स के टाइम से। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ट्रेड है वो अलग अलग रूट से होता था, अलग अलग लैंड रूट था जिसमें सिल्क रूट भी शामिल था। जो एशियन पार्ट था ट्रेड का वो कौन करता था, वो अरब मर्चेंट और सेलर जो नाविक थे वो लोग करते थे। जो ओल्ड रूट था यूरोप और एशिया का वो टर्किश कंट्रोल में आ गया। कब? जब ओटोमन एम्पायर एशिया पे जीत हासिल किया और कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया, जो आज का तुर्की है, 1453 में। इसके बाद क्या हुआ, जब उस रूट पे मोनोपोली कर लिया जीतने के बाद और बोला कि हम किसी को भी, खासकर वेस्टर्न यूरोप का जो स्पेन और पोर्तुगल है, उसको इस पे व्यापार, इस रास्ते के ज़रिए व्यापार नहीं करने देंगे। तो अब ये लोग क्या करेगा, जब व्यापार अगर नहीं करने देगा स्पेन को और पोर्तुगल, तो वो क्या करेगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक फ्लो चार्ट है पूरा कहानी समझने के लिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टर्किश क्या किया, ओल्ड रूट्स पे मोनोपोली कर लिया। जो स्पेन था, पोर्तुगल था और बाकी जो यूरोप के कंट्री थे, उसको ओल्ड रूट से ट्रेड नहीं करने दिया। तो व्यापार कैसे होता था देखते हैं। तो जो अरब मर्चेंट जो एशियन ट्रेड को कंट्रोल करता था, वो क्या करता था, सामान खरीदता था। सामान कौन सा? एशियन मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? स्पाइसेस, मसाला। मसाला में क्या क्या? कार्डमन, जिंजर, ब्लैक पेपर। ये क्या करता था, अरब मर्चेंट्स एशियन मर्चेंटाइज खरीदता था। अरब मर्चेंट क्या किया, सामान खरीद लिया। कहाँ से? जो भी एशियन सामान जो जिसका डिमांड यूरोप में बहुत था, जो भी स्पाइसेस है, कॉटन है, ये सब। अब ये खरीदने के बाद ये क्या करता था, उसको बेचता था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जो पार्ट था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो बाद में ओटोमन एम्पायर के कैप्चर में आ गया था। तो ये क्या करता था, ये यहाँ से सामान खरीदा, इसको बेचा, कॉन्स्टेंटिनोपल में जाके सामान बेचता था। अब कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या होता था कि वो सामान इटालियन मर्चेंट जो है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल से जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर यूरोप में था, वहाँ से अरब मर्चेंट खरीदा, एशियन मर्चेंडाइज, उसको जाके बेचा कॉन्स्टेंटिनोपल में, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में था। यहाँ से खरीदता कौन? इटालियन मर्चेंट क्या करता, इसको जाके फिर यूरोप में बेचता हाई प्राइस पे। तो हर स्टेप पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम होते जा रहा है। मतलब जो प्रॉफिट है वो ये लोग कमाते जा रहा है। और ये जो इटालियन मर्चेंट है, ये क्या करता था, जाके बाकी यूरोप में उन सारे प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे बेचता था। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब जितना भी ओल्ड रूट था, जो भी ट्रेड का ओल्ड रूट था, जब वो टर्किश मोनोपोली के अंदर आ गया, तो कुछ सालों तक, कई सालों तक क्या किया, टर्किश क्या किया, पहले तो बोला कि नहीं जाने देंगे, और जब उसको जाने का परमिशन दिया तो उस पर क्या किया, बहुत सारा टैक्सेस लगा दिया। बहुत सारा क्या किया, टैक्सेस लगा दिया। जिससे क्या हुआ कि जो प्रॉफिट था उन प्रोडक्ट का वो बहुत कम हो गया। क्या हुआ, जब वो तुर्किश जब उस पर कई सारा टैक्स लगाने लग गए उस रूट को यूज़ करने के लिए, स्पेन और पोर्तुगल और बाकी यूरोप के पार्ट को, तो उससे क्या हो गया, जो उनका जो प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट उनको मिलने लगा। तो अब वो क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं पुर्तगाल ने क्या किया इसके लिए। तो उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले स्पेन ने एक नाविक था, स्पेन ने अपने देश में ऐलान किया कि जितने भी नाविक हैं जाके इंडिया के लिए एक सी रूट ढूंढे। ठीक है। तो उसके लिए क्या, और जिस सी रूट का कंट्रोल कौन रखेगा, स्पेन रखेगा। तो स्पेन ने क्या किया, क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा 1492 में कि जाओ इंडिया के लिए एक सी रूट ढूंढो। ये क्या किया, ये गया इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने के लिए। लेकिन ये गया था ढूंढने इंडिया, लेकिन पहुंच कहाँ गया, ये पहुंच गया अमेरिका। तो अमेरिका के लिए सी रूट का खोज किसने किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये कहाँ का था, ये स्पेन का था। खोज कब किया, 1492 में, 1492 में। इसके 6 साल बाद पुर्तगाल ने ट्राई किया कि चलो
ये तो नहीं स्पेन तो नहीं खोज पाया, हम लोग ट्राई करते हैं। तो इसने भी सेम ऐलान किया कि जितने भी नाविक थे उन सभी को बोला कि जाके इंडिया के लिए ऑल सी रूट, पूरी तरीके से समुद्री रास्ता का खोज करो। तो इसने किसको भेजा? इसने भेजा वास्को डी गामा को। कब भेजा? 1498 में। तो पुर्तगाल का वास्को डी गामा 1498 में ढूंढने गया इंडिया के लिए एक समुद्री रास्ता। उसको रास्ता मिल गया। कैसे मिला वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा अभी। तो वो क्या किया, वास्को डी गामा 1498 में इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने गया और उसको सी रूट मिल गया। कहाँ के? ये केप ऑफ गुड होप के थ्रू उसको इंडिया के लिए एक सी रूट मिल गया, जो कि लैंड रूट से ही बहुत छोटा था। ये जब रूट मिल गया तो ये इंडिया पहुंचा। कब? 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को। तो इंडिया के लिए सी रूट किसने ढूंढा? वास्को डी गामा ने। वो कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कब ढूंढा? 1498 में। किस रास्ते से? केप ऑफ गुड होप के ज़रिए इंडिया का पहुंचा 20 मई 1498 को। अब आगे देखते हैं कि आखिर ये इंडिया पहुंचा कैसे, कि इसने इंडिया के लिए सी रूट कैसे खोजा वास्को डी गामा ने। तो ये था पुर्तगाल से ये चला ढूंढने सी रूट, और ये घूमते 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 पूरा अफ्रीका में घूमते घूमते ये यहाँ के कोस्टल टाउन, जिसका नाम था यहाँ पे बिल्कुल जो आखिरी दक्षिणी कोण था, सदर्न मोस्ट पार्ट जो था वहाँ, वो था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ये यहाँ से पहुँचा यहाँ पे। अब यहाँ पहुँचने के बाद भी उसको इंडिया नहीं मिला। जो उसको इंडिया के बारे में बताया गया था, जब यहाँ पहुँचने के बाद भी उसको लगा कि नहीं, ये तो इंडिया नहीं है। तो फिर अब ये हार मान गया कि आखिर इंडिया है कहाँ से ढूंढेंगे। तभी उसको मिला एक मर्चेंट, तभी उसको एक इंडियन मर्चेंट मिला जिसका नाम था अब्दुल माजिद। उस अब्दुल माजिद ने उसको गाइड किया कि कहाँ से कैसे जाना है। और तब अब्दुल माजिद की हेल्प से वास्को डी गामा यहाँ से चल के पहुँचा कलिकट पहुँचा। कब? 20 मई 1498 को। जब यहाँ पहुँचा तो वहाँ का जो राजा था जमोरिन उसका स्वागत किया, उसको अपना राज्य दिखाया। और वहाँ पहुँचने के बाद वास्को डी गामा 3 महीने तक कलिकट में रहा। और जब वापस गया कलिकट के, तो अपने साथ ब्लैक पेपर, गोल मिर्च या काली मिर्च, अपने साथ ब्लैक पेपर साथ में ले गया। और उसको जाके वापस यहाँ से उसी रास्ते से गया और पुर्तगाल में इस ब्लैक पेपर को बेचा। इसको बेचने पे, इस रास्ते से जब यहाँ पे पहुँचा वापस सामान लेके, उसको 60 गुना ब्लैक पेपर बेचने पे उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। किसको? वास्को डी गामा। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, पहले तो जाके प्लीज़ जाके वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो सके। क्योंकि इस वीडियो के बाद से डेली एक बीपीएससी के लिए ऐसा ही एक टॉपिक आएगा, उसको पूरा क्लियर किया जाएगा कॉन्सेप्ट को। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सारा क्वेश्चन उसमें कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ कि वास्को डी गामा इंडिया के लिए समुद्री रास्ता, जब सी रूट खोज लिया तो पुर्तगाली इंडिया आना शुरू कर दिया। आने के बाद क्या किए, तो पहले हम जानेंगे जो पुर्तगाल के लोग थे उनको बोलते हैं पोर्तुगीज़। और हम जानेंगे कि जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद उन लोगों ने क्या किया। सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया कि गोवा को अपना सेंटर बनाया, हेडक्वार्टर बनाया सब काम करने के लिए। उसके बाद दूसरा काम क्या किया उन लोगों ने, अपनी पहली फैक्ट्री मतलब एक गोडाउन जहाँ पे वो इंडिया से माल ख़रीदते थे, उसमें रखते थे और वहीं से आगे यूरोप भेजते थे। तो फैक्ट्री एक तरह से गोडाउन होता था। तो पहला फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लाइज किया? कोचीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया एस्टेब्लाइज? 1503 में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। थर्ड पॉइंट क्या है कि पहला पोर्तुगीज़ फोर्ट्रेस, मतलब
किला जहाँ पे वो फैक्ट्री बनाए उसके आसपास पूरा उसको घेराबंदी करने के लिए किला बना दिया। तो पहला पोर्तुगीज़ फोर्ट्रेस कौन बनाया था? अल्बुक्यर्क्यू। ठीक है, कब? 1503 में, जब वो वायसराय नहीं था। उसके बाद क्या किया कि उन लोगों ने दे स्टेबलाइज देयर मोनोपोली, उन लोगों ने इंडियन ओशियन पे अपना एकाधिकार बना लिया कि कोई भी व्यापार, कोई भी अगर देश अगर चाहता है कि वहाँ से इंडियन ओशियन से व्यापार कर सके तो उसको नहीं करने देता था, और अगर करने देता था तो उसके बदले उनसे टैक्स लेता था, और अगर टैक्स नहीं दिया वो तो उसके जहाज़ों पे अटैक करता था, उसके जहाज़ों को डुबा देता था। कौन? पोर्तुगीज़। तो ये क्या किया, इंडियन ओशियन पे मोनोपोली स्टेबलाइज कर लिया और टैक्स लगाया। जो भी जहाज़ उन इंडियन ओशियन की उस एरिया से क्रॉस करता था जो ये अपने अधिकार में ले लिए थे, वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पे टैक्स लगाता था, और टैक्स नहीं देने वालों पे जहाज़ पे अटैक करके उसको डुबा देता है। क्वेश्चन 65 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि ये पुर्तगीज़ जो था वो हुगली को पायरेसी के लिए यूज़ करता था, पायरेसी के लिए यूज़ करता है, मतलब समुद्री जो था लुटेरा, तो उसी पायरेसी के लिए पुर्तगीज़ बे ऑफ बंगाल में हुगली को पायरेसी के लिए यूज़ करता था। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन दिया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा पोर्तुगीज़ का फर्स्ट वायसराय था इंडिया में, इसने शुरू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? तो ये था कि द पोर्तुगीज़ शुड बी द ओनली ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। ब्लू वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बनाया था अल्मीडा, इसमें यह था कि पोर्तुगीज़ एक लौता ट्रेड पावर होगा, इंडियन ओशन इस रूट से नहीं कर सकता है। ये बात किस में कहा गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी में। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? अल्मीडा। तो ये जो एक पॉइंट है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कई सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी हो सकता है पूछा जाए। अब आगे देखते हैं, तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। तो यहाँ पे दो नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट नाम लिखा हुआ है एल्मीडा, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, और एक है अल्बुक्यर्क्यू, अल्फांसो डी अल्बुक्यर्क्यू। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुक्यर्क्यू, ये दो नाम लिखा हुआ है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पुर्तगीज़ से रिलेटेड। ये कौन था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा? क्या क्या किया आइए देखते हैं। ये था फर्स्ट वायसराय, पोर्तुगीज़ का फर्स्ट वायसराय इंडिया में, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। कब? 1505 में। ये क्या किया? फोर्ट्रेस, किला बनाया। कहाँ पे? कन्नौर में और अजनीद्वीप में। कब? 1506 में। फिर ये क्या किया? एनेक्स्ड दीव पे अपना अधिकार जमा लिया, उसको छीन लिया। कब? 1509 में। ये जो दीव को जीता तो उससे क्या हुआ कि वो मोस्ट पावरफुल बन गया इंडियन ओशन में। जब ये अल्मीडा दीव को जीता 1509 में, तो ये इस जीत से क्या हुआ, वो मोस्ट पावरफुल बन गया इंडियन ओशन में। तो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हु अनेक्स्ड दीव? तो अल्मीडा। हु वाज द फर्स्ट वायसराय? अल्मीडा। हु कंस्ट्रक्टेड फोर्ट्रेस इन कैन्नूर एंड अजनीद्वीप? अल्मीडा। कब बनाया? 1506। आ सकता है कि विच विक्ट्री मेड पोर्तुगीज़ द मोस्ट पावरफुल इन इंडियन ओशियन? तो दीव का जो विक्ट्री था उससे बन गया। तो ये सारा वो पॉइंट है जिससे घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा कोई पॉइंट बचता नहीं है। नेक्स्ट आया अल्बुक्यर्क्यू। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुक्यर्क्यू। ये कौन था? तो ये सेकेंड वायसराय था। कब आया था? 1509 से आया था, 1515 तक था। ये क्या किया? गोवा पे जीत हासिल किया। कब? 1510 में। किससे? तो बीजापुर के राजा आदिल शाह से। आदिल शाह को हराकर, जो कि बीजापुर का राजा था, उससे 1510 में गोवा तय लिया। तो इस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकता है कि बीजापुर के राजा आदिल शाह को कौन हराया? अल्बुक्यर्क्यू हराया। गोवा को कौन जीता? अल्बुक्यर्क्यू जीता। गोवा को कब जीता? 1510 में जीता। तो एक पॉइंट से 3 क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद कि जब गोवा जीत लिया तो गोवा से जीतने से क्या हुआ
कि जितना भी साउथ वेस्टर्न जो इंडिया का बाउंड्री था, तो सारे साउथ वेस्टर्न नेवल बेस पे मोनोपोली बना लिया कौन? पुर्तगीज़। गोवा को जीतने के बाद साउथ वेस्टर्न नेवल पोर्ट पे अपना मोनोपोली, एकाधिकार बना लिया कौन? पुर्तगीज़। इसके बाद क्या हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस एल्बेक्यूरी के बारे में। एल्बेक्यूरी क्या किया? वो जो पुर्तगाल से लोग आए थे उनको बोला कि अब हम जब यहाँ पे जगह हथियार हैं धीरे धीरे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अपना टेरिटोरियल हक, अपना जो राज्य है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपना पकड़ और मजबूत करना पड़ेगा इंडिया में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए ये बोला कि ही इनकरेज पोर्तुगीज़ टू मैरी इंडियन वुमेन, कि आप जाके इंडियन वुमेन, लोकल इंडियन वुमेन से शादी करो, ताकि जो हमारा जो टेरिटोरियल हक है, जो हमारा जो पावर है, वो धीरे धीरे और बढ़े हमारे अंडर, और टेरिटोरियल जो एरिया है वो शामिल हो सके। तो ये बात था अल्मीडा के बारे में, और ये बात था एल्बेक्यूरी के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पुर्तगीज़ रूल से रिलेटेड, आइए देखते हैं वो क्या था। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जुड़ा हुआ है पुर्तगीज़ से। सबसे पहले बात कि उन लोगों ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनाया था? पुर्तगीज़ ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री कोची में बनाया था 1503 में, और सेकंड का बनाया था कैनूर में। सेकंड पॉइंट, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको। पुर्तगीज़ ने इंडिया में तंबाकू के कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूशन आ सकता है कि हु इंट्रोड्यूस द कल्टीवेशन ऑफ टोबैको इन इंडिया। इंडिया में तंबाकू की खेती किसने लागू की? तो वो कौन था? पुर्तगीज़। उसके बाद 1556 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कौन लाया था? पुर्तगीज़। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय पुर्तगीज़। कब? 1556 में। कहाँ पे? तो गोवा में। उसके बाद इंडियन ओशियन में शिप्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने एक सिस्टम लाया। सिस्टम का नाम था कास्ड अर्मीडा कफीला। कास्ड अर्मीडा कफीला, ये एक सिस्टम का नाम था जिसके ज़रिए वो लोग इंडियन ओशन में जहाज़ों के मूवमेंट पे कंट्रोल रखते थे। एक आखिरी पॉइंट, पुर्तगीज़ इंडिया में आने वाले पहले यूरोपियन थे और इंडिया से जाने वाले आखिरी भी पुर्तगीज़ ही थे। 1961 में गोवा को छोड़ने के बाद 1961 में पुर्तगीज़ गए थे। तो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए कौन रहा था? लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पुर्तगीज़ रहे थे इंडिया में। 1498 में आए थे और 1961 में इंडिया से गए थे। अब एक आखिरी पॉइंट, तो ये है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि सीक्वेंस ऑफ अराइवल, कि किस क्रम में यूरोपियंस इंडिया में आए थे। तो सबसे पहले आया था पुर्तगीज़ 1498 में, उसके बाद डच 1595 में, उसके बाद इंग्लिश 1600 में, उसके बाद फ्रेंच 1664 में। तो ये क्रम है जिस क्रम में यूरोपियन इंडिया में, ये क्रम है जिस क्रम में इंडिया में यूरोपियंस आए थे डेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में ये टॉपिक था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ, जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हो, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सबको मैंने ले लिया इस वीडियो में। एक भी पॉइंट मैंने कोशिश की है कि ना छूटे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि आज से मैं डेली बीपीएससी के लिए एक टॉपिक, चाहे वो पॉलिटिक्स का टॉपिक हो, ज्योग्राफी का टॉपिक हो, डेली एक डालूंगा जो आपके एग्ज़ाम में, जो कि अभी नवंबर या अक्टूबर में होने वाला है, बीपीएससी 6 एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें कोई भी मिस ना हो जाए, उसकी पूरी तैयारी आपकी हो सके, उसके लिए मैं डेली एक टॉपिक, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक डालूंगा जिसको एक ही वीडियो में ट्राई करूंगा पूरा कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में एक पार्ट बचा है, ये पोर्तुगीज़ पूरा हो गया। इसका एक और पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश कब आया, कब फैक्ट्री बनाया, क्या किया। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसको देखना मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें इंग्लिश का हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि इंग्लिश के ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, इंडिया में कहाँ फैक्ट्री बनाया, क्या क्या उन लोगों ने किया, कैसे फरमान पाया जो फैक्ट्री नेशनलाइज करने के लिए, सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस वीडियो का उसमें देखेंगे। तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो जितना जल्दी हो सके ताकि कोई वीडियो मिस ना हो सके।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।